धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मीडिया किस मुद्दे को मुद्दा बना दे ये आज के दौर में कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जिन लोगों के हाथ में आज का मीडिया है वो खुद नहीं जानते हैं कि मुद्दा असल होता क्या है। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही। पूर्व आईपीएस फंदे पर झूलते हुए मिले हैं। आज पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। वहां से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे। इसके अलावा जो देश के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हुए हैं राजीव गांधी, उनकी शिक्षा में भी रहे हैं। नागालैंड के वो राज्यपाल रहे हैं। इसके अलावा वो जो हैं सीबीआई के हेड भी रहे हैं, यानी कि सीबीआई के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो एक ऐसी शख्सियत की मौत, मीडिया से खबर गायब, कोई बात नहीं हो रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर की मौत हो गई है, तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं नेवी के पूर्व लेफ्टिनेंट आरसी जैन, यानी कि रामचंद्र जैन जी। आप देखते हैं धाकड़ खबर पे बहुत सारे मुद्दों पे आपके सामने अपनी राय रखते रहते हैं, खासकर चाइना और इंडिया के बीच जो टेंशन चल रही है उस पर कई सारी बातचीत आप उनकी देख चुके हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे। इतने बड़े सीनियर ऑफिसर की मौत हुई है सर, एक लाइन में कह दिया जा रहा है कि सुसाइड है। पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, पूर्व क्या नाम है वो सीबीआई के हेड रह चुके हैं, राज्यपाल रह चुके हैं, यहां तक के राजीव गांधी की सिक्योरिटी में भी रह चुके हैं। क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आदरणीय अश्विनी कुमार जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। रही बात दूसरी, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर और राज्यपाल कोई साधारण हैसियत या व्यक्तित्व नहीं होता। को किसने उकसाया, क्या ऐसे कारण थे कि उनको कुछ ही मिनटों में अपने आप को फांसी लगानी पड़ी, जबकि उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले ही खाना वगैरह खाया था, फिर 2 कमरों के अंदर बंद। कोई ना कोई वजह तो हुई होगी। ये सरकार को जांच करनी चाहिए, सीबीआई की, कम से कम सीबीआई की देखरेख में जांच होनी चाहिए। और इन्होंने तो अभी पूरा पोस्टमार्टम में क्या निकला है, कैसे निकला है, उसका विसेरा कोई प्रिजर्व किया है या नहीं किया है, वो भी करना चाहिए। और सारा दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी लोगों के सामने आना चाहिए। आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है। इतने बड़े अफसर ने अगर सुसाइड किया है तो कम से कम सुसाइड के नाते ही जांच करके बताइए कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी, किसने उनको विवश कर दिया फंदे पर झूलने के लिए। ये बिल्कुल ठीक है, वो हालात, क्या व्यवस्था थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना एक अच्छा खासा जीवन, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 70 ईयर्स के करीब थे, और उन्होंने अपनी जान गंवानी पड़ी। कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। अब देखिए, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ जो बहुत चर्चित है, हाथरस की। हाथरस के बारे में सारे मामले को, सारे हालात को दूसरी तरह के दिखाया जा रहा है। अब कहते हैं कि हमने रात में इसलिए उस लड़के का दाह संस्कार किया, उसको दाह संस्कार नहीं कहूंगा मैं, तेल डाल के जलाया गया, कि नहीं तो ये उसके लाश को रख के ये बातें करते कि मुख्यमंत्री वहां आए और दंगा फैलाए। तो इससे तो ये हुआ कि सरकार ने जो एविडेंस थी उसको ही नष्ट कर दिया। तो किसी मामले में एविडेंस को नष्ट करना भी तो अपराध है। जिन अफसरों ने इस एविडेंस को नष्ट किया, किसके कहने से किया, मुख्यमंत्री से कहने की प्रकार, उनके ऊपर भी केस रजिस्टर होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए कि आपने इसको अपनी कस्टडी में रखते जलाने की क्या जल्दी थी। बिल्कुल सही आपने कहा कि एक तरफ तो सबूत मिटाने के लिए इतनी हड़बड़ी में सब कुछ किया जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं, कहीं एसआईटी जांच कराई जा रही है, कहीं सीबीआई जांच कराई, लेकिन एक और इतने बड़े ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है 2014 में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, मुंबई में रह रहे थे, पूरे परिवार के साथ रहने वाले हिमाचल के ही थे। लॉकडाउन जब लागू हुआ उसके बाद वो हिमाचल लौटे और अब ये सब उनके साथ हुआ। यहाँ कोई जाति तो नहीं कर रहे हैं आप लोग कि इसकी भी जांच कराओ, उसकी भी जांच कराओ, हर चीज को सीबीआई जांच के दायरे में लाके? ये कोई जाति तो नहीं कर रहे हैं? ये कोई जाति नहीं है, ये तो वो चाहते थे, सारे देश के चाहते थे
अच्छे ऑफिसर माने जाते थे, अच्छे गवर्नर थे, उनके विरुद्ध कुछ नहीं था। अगर कुछ है तो हालात हमें जानने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस चीज ने उनको बाध्य किया, कंपेल किया कि वो अपने आप को खत्म कर दें। दूसरी तरफ बॉम्बे में सभी कह रहे थे सुशांत राजपूत ठीक है, हम उनके परिवार के साथ, सब उनकी हमदर्दी है, लेकिन उस केस में क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और एक लड़की को जो बार बार कह रही थी कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, 4 हफ्ते उसको जेल में रख के अब उसको जमानत दे दी है, केस चलता रहेगा। दूसरे केस में खुद सीबीआई कहती है, बॉम्बे पुलिस कहती है कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कोई केस ही नहीं बनता है। ये हालात हैं देश के ध्यान भटकाने के। पूरे यूपी में ध्यान भटकाया जाएगा, बिहार में ऐसे ध्यान भटकाया जाएगा, और कोई देश के बारे में बात ना करे। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई देश की बात ना करे, मुद्दों को भटकाने के लिए तमाम चीजें की जा रही हैं। एक जो फिल्म अभिनेता अगर वो सुसाइड कर लेता है, उसकी सीबीआई जांच हो सकती है, तो एक इतना बड़ा ऑफिसर जो राजीव गांधी की सिक्योरिटी में रहे हों, जो डीजीपी रहे हों हिमाचल प्रदेश के, जो सीबीआई के हेड रहे हों और नागालैंड के राज्यपाल रहे हों, उनकी मौत की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन आपसे एक सवाल यहाँ बनेगा कि उन्होंने तो वाकई बताया जा रहा है कि कोई सुसाइड नोट छोड़ दिया है, तो जांच की गुंजाइश कहां बची फिर? नहीं, सुसाइड नोट कोई अंतिम नहीं होता है। सुसाइड नोट लिखने के लिए भी तो बाध्य किया जा सकता है। क्या परिस्थिति थी? अगर मैं आज कोई सुसाइड नोट लिखता हूँ कि मैं अपना जीवन लेना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ, तो कोई कोई मेरे मन की स्थिति तो होगी, घर परिवार की स्थिति तो होगी, उनसे भी जानना चाहिए। सुसाइड नोट काफी नहीं है, स्टेट के सामने 164 में बयान दे दें, उससे मुकर जाते हैं, या वो कहते हैं वो बाध्य भी नहीं है, तो सुसाइड नोट कोई अंतिम नोट नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन भी नहीं है ये कि मरते वक्त उसने कहा। सुसाइड नोट का पहले तो ये जांच होनी चाहिए कि वो सुसाइड नोट किसके हाथ से लिखा हुआ है, किसके सिग्नेचर हैं, ये चीजें तो सामने आनी चाहिए। क्या परिस्थिति थी जिसमें सुसाइड नोट करने के लिए आधा घंटे में सब कुछ हो गया? पहले से तो लिख के बैठा नहीं होगा खाना खाने से पहले। खुद उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि अच्छे भले थे, टहलने निकले थे, अचानक ही ऐसा हुआ। क्या आपको क्या शक हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या आपको क्या शक हो रहा है? मुझे लगता है कि इस सरकार के बारे में कुछ ना कुछ इनकी जो करतूतें हैं, महाशय जो मक्कार लोग प्रधानमंत्री पद पर आकर बैठ गए हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ इनके पास राज होंगे, भेद होंगे, तो कोई इनको हालात अंदरूनी तौर पर इन पर दबाव बनाया जा रहा होगा, समक्ष ना आके, प्रत्यक्ष रूप से ना आके, रूप से इन पर दबाव बनाया जा रहा होगा, और इसलिए इनको आत्महत्या करनी पड़ी, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। चलिए ये बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन एक चीज आज मुझे बताइए, बहुत स्पष्ट मैं सुनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री सीट पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को क्या मक्कार कहना जायज होगा सर? मैं नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहा, मैं कहता हूं मक्कार और झूठे लोग अगर देश में प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का क्या होगा, मैं ये कह रहा हूं। वो भी तो अशोभनीय हुआ ना, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की सीट पे तो बैठे ही हैं। आप देखिए, मैं तो कहता हूँ महा झूठे हैं। मैं फौजी अफसर हूँ, फौज के बारे में बार बार झूठ बोलते हैं, डंके की चोट से कहता हूँ झूठे हैं, झूठ बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह सकता हूँ, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। और सारी जनता के सामने झूठ बोलते हैं कि मैंने वो आरोपी दे दी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। और झूठा और मक्कार तो एक ही होता है, दोनों पर्यायवाची होते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। चलिए बहुत शुक्रिया, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, उनका मतलब एक ही है, आपका ही कहना है, और फौजी हैं आप खुद, और आप खुद जानते हैं आपके साथ क्या हुआ होगा, उससे बेहतर कोई और समझ नहीं पाएगा। लेकिन देश जिस तरीके से बट गया है सर, किसान अलग लड़ रहा है, मजदूर अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है, जो रिटायर्ड फौजी हैं वो अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो महिलाएं अलग लड़ रही हैं। आपको नहीं लग रहा है देश वाकई में बट चुका है? नहीं, आपने अच्छा किया किसानों की बात दिलाई। अब किसानों के बारे में तो झूठ बोला जा रहा है। देखिए, ये बड़े बड़े, मान लिया मैं 100 एकड़ जमीन ठेके पे लेता हूँ किसान की, तो किसान तो जमीन से दूर हो गया। मैं उसको कहूंगा आकर मेरे यहाँ काम करो, ये मजदूरी मिलेगी, ये दिहाड़ी मिलेगी, मैं इस भाव से जिन्नस को खरीदूंगा, इस चीज को, तो फिर मैं उसको बेचूंगा। तो फिर सवाल आता है कि मैं तो किसान नहीं रहा, मैं तो ट्रेडर बन गया। ट्रेडर में तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है
किसान के ऊपर, किसान की फसल पर इनकम टैक्स लगाने का, जो कि इनका बीजेपी का बहुत पुराना एजेंडा रहा है ये, कि किसान की पर इनकम टैक्स लगाओ। ये कालांतर में, आज नहीं, जैसे आसमान से ओले गिरते हैं ना, तत्काल उसका प्रभाव नहीं पता चलता किसान को, 3-4 दिन के बाद में पता चलता है कि क्या नुकसान हुआ है फसल में। तो इसी प्रकार से इस कानून बनाए हुए का ये इनकम टैक्स जब अप्लीकेबल होगा तब पता चलेगा किसान को। बहुत सही आपने मुद्दा उठाया है कि जब वो कंपनियां आएंगी, बाकायदा कंपनी के तहत वो कारोबार करेंगी, तो वो ट्रेड में आ जाएगा। ट्रेड में आ जाएगा तो आपको उसका इनकम टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि खेती किसानी जो आज तक बची हुई थी इनकम टैक्स से, उसको इनकम टैक्स के दायरे में लाने की एक बड़ी साजिश है, जिसका आपने खुलासा किया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी और मुद्दे पे। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए सर। धन्यवाद।